हे गाइस, जेकेपीएससी ने यहाँ पर केएस 2021 की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है और इसमें कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। तो उस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो नोटिफिकेशन आपने आज देखी उसके नीचे आपने देखा वहाँ लिखा हुआ है दीज वैकेंसीज विल बी फिल्ड अप इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स 2018 SRO 103। यानी SRO 103 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी। तो SRO 103 वो क्या कहता है? तो सबसे पहले ये SRO का फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है दीज रूल्स शैल अप्लाई टू कंडक्ट of a combined competitive examinations by Public Service Commission for direct recruitment to junior scale of J&K Administrative Services यानी KAS और J&K Police Services और JK Account Services, इन तीनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, जो कि अच्छी बात है। इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वंस इन ए कैलेंडर ईयर एग्जाम होना चाहिए, जो कि पिछले 2 साल से हुआ ही नहीं। यहाँ पर अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो अक्सर कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं। तो सबसे पहला कि अटेम्प्ट्स कितने अलाउड हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स अलाउड है आपकी एज लिमिट से पहले पहले, ठीक है। अगर आपने एज लिमिट एक्वायर कर ली तो फिर चाहे आपने 2 ही अटेम्प्ट क्यों ना किए हो तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो, ठीक। और इसी तरह जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, वो जितने चाहे दे सकते हैं एक स्पेसिफिक एज तक। इसी तरह आरबीए वो दूसरी कैटेगरीज वाले, उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, चाहे SC ST आरबीए वॉटेवर जो भी उनकी कैटेगरी है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट है। हाँ, अगर जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं तब उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स है। अब ये अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट किसको हम कहते हैं? अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा लेकिन एग्जाम नहीं दिया तो ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर के प्रीलिम्स के 2 पेपर में से एक भी पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो ये आपका अटेम्प्ट माना जाएगा, कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म भर के प्रीलिम्स कोई भी पेपर नहीं देते, एक भी पेपर नहीं देते, तब ये आपका अटेम्प्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका अटेम्प्ट सेव रहेगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट। अब तो ये यूटी बन गया और ये पीआरसी के बदले अब हमारे पास डोमिसाइल है, यानी डोमिसाइल ऑफ द स्टेट होना चाहिए। इसी तरह मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ऑन द 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। यानी जो इस बार तो हुई 2021 में नोटिफिकेशन पब्लिश, तो 1 जनवरी 2021 पे जो 21 ईयर्स जिसकी एज होगी वो एलिजिबल है, और जो अप टू 32 है वो एलिजिबल है। 32 जो क्रॉस कर गया वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जो 34 ईयर्स एज लिमिट है, जो नीचे आप कैटेगरीज देख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आरबीए, सोशल कास्ट और ये एएलसी वाले, ठीक है। और वो वाले कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी किसी सिविल पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए 35 ईयर्स की एज लिमिट है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, चौथे पैरा में आप देख सकते हैं प्रोवाइडेड आल्सो दैट फॉर द गुड एंड सफिशिएंट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एनी अदर अपर एज लिमिट फॉर ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये एज लिमिट जो है ना इसको बढ़ा भी सकती है, जैसा कि आज सारे कैंडिडेट्स की डिमांड है कि यार ये जो एज लिमिट जो है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से केएस का एग्जाम नहीं हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट जो पिछले 2 साल में दे सकते थे वो अब एलिजिबल नहीं हो रहे इसकी वजह से। तो उसके लिए सारे कैंडिडेट्स को जमा होना चाहिए, गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए सो दैट जो एज लिमिट है कैंडिडेट्स के फेवर में हो। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम बैचलर्स डिग्री, या अगर आप अपनी बैचलर्स के फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम या फाइनल ईयर का एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए। फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है उससे पहले पहले उस दिन तक, और अगर ये एग्जाम फिर आप पास कर लेते हो मेंस के फॉर्म सबमिशन से पहले पहले, उसका जो लास्ट डेट होगा उससे पहले पहले इसका रिजल्ट आ गया होना चाहिए और आप पास हुए होने चाहिए इसी एग्जाम में, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात रही जो प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, लाइक MBBS वाले हैं या BDS वाले हैं, उनका सिस्टम रहता है कि उनके पहले 4 या 5 साल होते हैं डिग्री के, उसके बाद उनका 1 साल का इंटर्नशिप होता है। वो मेडिकल लाइन वाले लड़के जिन्होंने अपना जो एग्जाम है वो पास कर लिया है, अब वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के बाद मेंस, और मेंस के बाद जब इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट उनकी इंटर्नशिप और सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। प्रीलिम्स के लिए तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साथ नहीं रखना है, और उसके बाद जब मेंस का फॉर्म भरना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका DOB यानी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी मार्क्स कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन यू लास्ट अटेंडेड, और इसी तरह अगर कोई इन सर्विस है तो वो अपने डिपार्टमेंट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेगा। इसी तरह अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हो तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको मेंस के टाइम फॉर्म के साथ अटैच रखनी है। और जो डेट ऑफ इशूएंस फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो होना चाहिए ओल्डर देन द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कोई कैटेगरी वाला कैंडिडेट अगर गलती से फॉर्म में ओपन मेरिट मेंशन करता है तो इस एग्जाम में किसी भी पॉइंट पे उसकी कैटेगरी फिर कंसिडर नहीं की जाएगी। इसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न रहता है वो पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। और पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है सी सैट, दूसरा होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज से आपका मेरिट बनता है, सी सैट खाली क्वालिफाइंग होता है। और मेंस में भी आपके फिर जनरल स्टडीज के 4 होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एसए का पेपर होता है, इंग्लिश वाला पेपर होता है। तो ये सारे डिटेल्स आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएंगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर केएएस 2021। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अब किसी जगह टाई होता है तो सबसे पहले देखा जाएगा टाई के टाइम आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे पर्सनालिटी टेस्ट में वो आगे आएगा। अगर वहाँ पर भी टाई हो रहा है तो उसके बाद देखेंगे जो आपकी कंपलसरी पेपर होते हैं उनमें किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर वहाँ पर भी टाई होता है उसके बाद देखेंगे आपके जो जनरल स्टडीज़ है उन पेपर्स में किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर वहाँ पर भी अब टाई होता है तो उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी वो आगे आएगा, जिसकी कम एज है वो पीछे जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।